हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग इज़ रिटन बाय एनिस जूंग। एनिस जूंग इज़ one of the famous writers of India. She was born in Rourkela, but she spent her childhood in Hyderabad. She got her education in Hyderabad and USA. And she begins her literary career as a writer and columnist in various famous newspapers of India. एनिस जूंग जो थी, उनका जन्म राउरकेला में हुआ। हैदराबाद में वो पली बड़ी और हैदराबाद और अमेरिका से जो है उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी। इसके बाद उन्होंने अपना साहित्यिक जो करियर था वो शुरू किया। काफ़ी न्यूज़पेपर्स के अंदर उन्होंने कॉलम लिखे और लेख लिखे। उसके थ्रू उन्होंने अपना साहित्यिक करियर की शुरुआत की। एंड दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हर बुक लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। जैसा कि हमें नाम से ही लग रहा है, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, इसका मतलब इसमें चाइल्डहुड की बात की गई है। और किसके चाइल्डहुड की बात की गई है? एंड इन दिस लेसन शी टॉक्स अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ children who belong to the lower strata of our society. She depicts a real picture of grinding poverty and pathetic condition of children in modern India. और इस चैप्टर में उन्होंने जो हमारे समाज का निचला वर्ग है, निम्न वर्ग है, उसमें रहने वाले बच्चों के बचपन में उनकी दयनीय स्थिति और गरीबी का बहुत ही वास्तविक चित्रण यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया गया है। द स्टोरी शी टॉक्स अबाउट the life of two boys, one named Sahib, who is a rag picker and he lives in सीमापुरी in Delhi. एक लड़का है साहिब, उसके बारे में वो बात करती हैं इस चैप्टर के अंदर। उसकी गरीबी की बात करती हैं, जो कि सीमापुरी में रहता है और रैग पिकिंग का काम करता है। रैग पिकिंग का मतलब कूड़ा बीनने का काम करता है। एंड अनदर बॉय इज़ नेम्ड मुकेश, हु वर्क्स इन बेंगल मेकिंग फैक्ट्री इन फिरोज़ाबाद इन उत्तर प्रदेश। और दूसरा जो लड़का है वो मुकेश है, जो कि चूड़ी बनाने वाले कारखाने में काम करता है, फिरोज़ाबाद में रहता है। तो ऐसे ही उन्होंने इसमें दिखाया है कि जिस तरीके से मुकेश और साहिब की लाइफ है, जो कि गरीबी और लाचारी से भरी हुई है, उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं हमारे इस मॉडर्न इंडिया के अंदर, जो इस तरीके की कंडीशंस का सामना करते हैं। बचपन क्या होता है, चाइल्डहुड क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। कब उनमें बचपन आया और कब उनका बचपन चला गया, उसका उनको पता ही नहीं चला। तो इस चैप्टर में हम इन दोनों लड़कों की कहानी के माध्यम से एक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे उन बच्चों का जिन्होंने कभी बचपन जिया ही नहीं। तो अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। 2 पार्ट हैं इसमें, जिसमें एक में साहिब की कहानी का प्रेजेंटेशन है, साहिब की कहानी को बताया गया है, और दूसरे में मुकेश की कहानी को बताया गया है। साहिब की कहानी शुरू होती है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। जो शुरू होती है तो उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। गार्बेज क्या होता है? कूड़े का ढेर। कूड़े का ढेर, कि कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर से भी 1 रुपया मिल जाता है। ओके, वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. लेखिका जो है एनिस जूंग जो है वो
नरेटर हैं और आई जो है वो उनके लिए ही प्रयोग किया गया है। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो क्वेश्चन करता है वाई डू यू डू दिस, कि तुम ये क्यों करते हो। और वो किससे पूछ रही है, आई आज साहिब, साहिब नाम का एक लड़का है, उससे पूछती है कि तुम क्यों करते हो। whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन दी गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। की जो लेखिका है, नरेटर जो है, वो कहती हैं कि मैं उससे पूछती हूँ साहिब से कि तुम हर रोज़ इस कूड़े के ढेर में क्या खोज जब वो सुबह सुबह जा रही होती है तो उस टाइम जो देखती है कि वो साहिब जो है वो कूड़े के ढेर में कुछ खोज रहा होता है, कुछ ढूंढ रहा होता है, और पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो। देर वर साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, बहुत पहले उसने अपना घर छोड़ दिया था। सेट मीन्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और ढाका में था उसका घर, हरे भरे खेतों के बीच में बने अपने घर को उसने छोड़ दिया था। हिज होम इज़ नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, और उसका जो घर था वो मतलब कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और उसकी माँ उसको बताती है कि देर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, और उसकी माँ उसको बताती है कि बहुत सारे तूफान आए थे जिनमें उनका घर और उनके खेत जो थे वो बह गए थे, सब ख़त्म हो गया था। एंड दैट्स वाई दे लेफ्ट, और वो लोग वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया था अपने घर और अपने खेतों को वहाँ से, तब वो निकल पड़े थे ढाका, यानी कि ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। और हम भी देखते हैं अपने आसपास सभी की, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लोग हैं जो कूड़े के ढेर से कचरा बीनते रहते हैं। और मोस्टली जो बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं जो ये काम करते हैं वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। तो वो साहिब हैं, और आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे, और दूर देखता हुआ दूसरी तरफ साहिब कहता है कि कुछ और नहीं है काम करने के लिए, तो मैं ये काम करता हूँ। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I'll go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of this bleak world. राइट, नरेटर जो है वो उससे पूछती है स्कूल क्यों नहीं जाते, उससे पूछती है कि स्कूल जाओ। ग्लीवली का मतलब होता है बगैर सोचे समझे कह देना। आई से ग्लीवली यानी कि उसने बगैर सोचे, नरेटर ने उसको कह दिया कि स्कूल जाओ, स्कूल क्यों नहीं जाते। और फिर रियलाइजिंग इमीडिएटली कि तुरंत ही उसको ये एहसास हो गया था कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट बाउंड, कि कितनी होलो है ये, कितनी खोखली थी उसकी ये जो उसका जो सजेशन था उस बच्चे को, उसको कहना, उसको ये एडवाइस देना कि स्कूल क्यों नहीं जाते। तो वो क्या कहता है कि देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। साहिब कहता है व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, और जब कोई वो बनाएगा स्कूल तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। तो उस पर नरेटर कहते हैं इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, कि अगर मैं एक स्कूल खोलती हूँ तो विल यू कम, क्या तुम आओगे। उसने पूछा आई आस हाफ जोकिंग, मैंने उससे हल्का सा मजाक करते हुए पूछा कि जब मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम आओगे। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रिटर्निंग अप टू मी, एक दिन मैंने देखा कि वो मेरे पास आ रहा है और आकर क्या पूछता है, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल बन गया है, तैयार हो गया है। एंड इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, फिर मैंने उसको कहा, राइटर कहती हैं कि मैंने उसको कहा कि बहुत टाइम लगता है एक स्कूल को बनने में। आई सेज एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट, और फिर कहता है कि मुझे दुख, वो कहती है कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने उसको कितना खोखला आश्वासन जो दिया था जो कभी भी पूरा नहीं होने वाला था। बट प्रोमिसेस लाइक दिस, इस तरीके के जो प्रोमिसेस थे जो मैंने उससे किया था, अबाउंड इन का मतलब भरे पड़े, इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक का मतलब डार्क,
जो ये हमारा अंधेरों से भरा हुआ संसार अंधेरा है, तो इनके लिए है, इन बच्चों के लिए है, इन लोगों के लिए है जो बहुत ही गरीब हैं, जिनके लिए अपना 2 वक्त की खाने का इंतज़ाम करना ही बड़ा मुश्किल है। उन लोगों के लिए दिस वर्ल्ड इज़ ब्लीक वर्ल्ड, यानी कि पूरा अंधेरों से भरा हुआ संसार है, क्योंकि उनके लिए कहीं से कोई रोशनी की उम्मीद ही नहीं है कि वो एक बहुत अच्छा लाइफ जो है वो स्पेंड कर सके। अब साहिब की बात करें तो ना उसको हालांकि वो बचपन में है, लेकिन अपना पेट भरने के लिए बेचारा कूड़े के ढेर से भी कचरा बीनता है, और उसको कुछ काम की चीज़ें मिलती हैं तो उसको बेचकर जो है उसको कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, और जिससे कि वो अपना रोज़ी रोटी का अरेंजमेंट करता है। बचपन में है, लेकिन उसको पता ही नहीं बचपन क्या होता है, और स्कूल जाना तो बहुत ही दूर की बात है। After months of knowing him, I asked him his name, साहिब आलम, he announces. फिर वो कहती हैं कि 1 महीने बाद after months of knowing him, I asked him his name, साहिब आलम, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. Why aren't you wearing chappals? I asked one. My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply. अब नरेटर उससे पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। 1 महीने बाद से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बताता है कि साहिब आलम, और लिटरली उसके नाम का मीनिंग उसको पता ही नहीं है कि उसके नाम का क्या अर्थ है। साहिब आलम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, की इस ब्रह्मांड का भगवान, और वो लड़का साहिब अपने नाम से अनभिज्ञ है, और ऐसे काफ़ी सारे लड़के हैं उसके साथ, बच्चे हैं जो नंगे पैर, बेयर फुट का मतलब नंगे पैर जो है उसके साथ वो सारे टोली बनाकर जो है गलियों में घूमते हैं, और उसको अपने नाम का अर्थ नहीं पता, अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वो ऐसे ही घूमता है जैसे कि अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एट डिसअपियर एट नून, की जैसे सुबह सुबह आकाश में बहुत सारे पक्षी दिखते हैं और दोपहर होते होते सभी जो है अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। और अब नरेटर जो इतने दिन से उनको देखते हो तो वो लगभग सारे उन बच्चों को पहचानने लगी थी, तो उनमें से एक से वो पूछती हैं कि वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी। तो उनमें से कहता है कि माँ ने जो है वो शेल्फ यानी कि अलमारी के ऊपर रख दी हैं, और उसने उतार कर शी डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, कि उसने उनको नीचे नहीं उतारा, इसलिए वो नंगे पैर है। इवन इफ शी डिड, he will not throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not like lack of money, but a tradition to stay barefoot is an explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. उनमें से एक बच्चा जो कि जिसने शूज़ पहन रखे हैं और उसके दोनों ही शूज़ अलग अलग पैर के हैं, वो कहता है कि अगर उतार भी देती है उसकी माँ तो भी वो उनको फेंक देता है, नहीं पहनता। और जब राइटर जो है एनी जुंग जो है उसके ऊपर उसको कहती हैं कि तुमने ये अलग अलग पेयर क्यों पहन रखे हैं, तो वो कहता है, वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ ये कहता है कि आई वॉन्ट शूज़, कि मुझे जूते चाहिए। और एक सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। जब वो उस बच्चे से पूछती हैं कि तुमने ये अलग अलग शूज़ क्यों पहन रखे हैं, तो एक तीसरा लड़का जिसने कि अपनी ज़िंदगी में कभी जूते पहनकर ही नहीं देखे, वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए। तो राइटर फिर बताती हैं कि मैं पूरे जब भी ट्रैवल करती हूँ, अपने देश में घूमी हूँ पूरे में, और अपने ट्रैवल के दौरान मैंने देखा है कि इस तरीके की ये एक ट्रेडिशन है कि बच्चे नंगे पैर ही घूमते हैं। इन लोगों में नंगे पैर घूमने की एक ट्रेडिशन ही है।
और कहते हैं कि मुझे हैरानी होती है, आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात पर कि लोग इस चीज़ को सही ठहराने के लिए कि ये तो एक परपेचुअल पॉवर्टी है, कि ट्रेडिशनल है जो हमेशा से चलती आ रही है और चलती रहेगी, उसको सही ठहराने का एक तरीका है। इस बात पर उसको बड़ी ही हैरानी होती है। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his own town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived, panting, and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer, and young boys like the son of the priest now wore shoes. But many others, like the rag pickers in my neighborhood, remain shoeless. अब नरेटर जो है वो एक बताती हैं कि मुझे एक कहानी याद आती है, जो कि उद्दीपी एक जगह है, जो वहाँ पर उनको एक आदमी ने सुनाई थी कि एक छोटा सा लड़का था, और तब वो एक मंदिर के पास से गुजरता हुआ स्कूल जाता था, तो हमेशा मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान से प्रे करता था कि भगवान उसको एक जोड़ी जूते मिल जाए। एक जोड़ी जूते के लिए प्रेयर करता था और रुक कर प्रेयर करता था मंदिर में। और 30 साल बाद जब वो उस मंदिर में गई नरेटर, तो देखा कि वो मंदिर बिल्कुल वीरान था, और पीछे बैकयार्ड में जहाँ एक नया पुजारी रहता था, और लाल और सफ़ेद रंग की वहाँ पर कुर्सियाँ रखी हुई थी, और एक छोटा लड़का जो कि भूरे रंग की ड्रेस पहने हुए था, जूते और शूज़ भी पहन रखे थे, उसने सॉक्स भी पहन रखी थी, और हाफता हुआ आता है और अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग पर फेंक देता है। और बच्चे को जब वो देखती है तो वो नरेटर कहती हैं कि मुझे एक दूसरे लड़के द्वारा जूतों के लिए भगवान के सामने की गई प्रार्थना याद आती हैं, और जिसको कि लास्ट में एक जोड़ी शूज़ उसको मिल गए थे, और वो प्रार्थना करता है कि मेरे ये जूते कभी भी गुम ना हों। और क्योंकि भगवान ने उसकी सुन ली थी उस बच्चे की, और अब वो बड़ा हो गया था, वो लड़का नौजवान हो गया था, और उस पुजारी के बेटे की तरह जो है शूज़ पहनते थे। लेकिन वो कहती है, नरेटर कहती है कि वो लड़का को तो शूज़ मिल गए, और पुजारी का लड़का, इस तरीके के लड़के जो थे वो तो शूज़ पहनते थे, लेकिन ये जो रैग पिकर्स थे, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे, इनको जूते नहीं मिलते हैं, और ये लोग जो है बिना जूते के ही रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live there are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structure of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, lived 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. Food is more important for survival than identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit home.
Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the year, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold, and it is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. अब नरेटर कहती हैं कि इन कूड़ा बीनने वाले बच्चों से उसकी मुलाकात उसको सीमापुरी के इलाके में ले आती हैं। सीमापुरी इलाका है जो दिल्ली के बाहर के एरिए में बसा हुआ है, किनारे में बसा हुआ है, लेकिन कहने को दिल्ली में है लेकिन दिल्ली से बहुत ही दूर है। मेटाफरिकली इस्तेमाल हुआ है सीमापुरी का, क्योंकि कहने को दिल्ली में है लेकिन दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा दूर है। और यहाँ पर ये लोग इलीगली यहाँ पर रहते हैं। जो सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो इलीगल यहाँ पर रूप से रह रहे हैं। ये लोग 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे और तब से लेकर ये लोग यहाँ रह रहे हैं कच्चे छत के मकानों में, जो कि टपकती हैं तारपोलिन, और इनसे इन्होंने अपनी छत बना रखी है और ऐसे घरों में ये लोग रहते हैं। और वो औरतें कहती हैं कि उन खेतों में रहने से तो अच्छा यहाँ रहना अच्छा है। जब हमें शाम के टाइम रात को हम भरपेट खाना खाकर सोते हैं तो उन खेतों से तो सीमापुरी में रहना ज़्यादा अच्छा है। जब लेखिका उनसे पूछती है वहाँ की सीमापुरी की औरतों से कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों को क्यों छोड़ा, तब वो ये जवाब उनको देती हैं और कहती है कि बताती हैं वो लेडीज़ कि हमें जहाँ पर भी खाना मिल जाता है हम वहीं अपना टेंट गाड़ देते हैं। और वर्षों से ही ये परंपरा चली आ रही है। बच्चे भी रहते हैं यहाँ सीमापुरी में और उनसे ये सीखते हैं। और उनकी जो ये आर्ट ऑफ रैग पिकिंग है, ये एक आर्ट बन गई है। ये रैग पिकिंग का जो काम है, कूड़ा बीनने का काम है, ये एक उनके लिए एक कला बन गई थी। कूड़ा बीनना उनके लिए सोना है, क्योंकि इसी से ही उनकी अर्निंग होती है और इसी से ही वो 2 टाइम का अपना खाने का जुगाड़ कर सकते हैं। और इसी की वजह से उनके ऊपर छत है, चाहे बेशक वो लीकेज ही क्यों ना कर रही हो, टपकती ही क्यों ना हो, उनके लिए ये सोना है। और एक बच्चे के लिए तो ये उससे भी ज़्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे जो है कूड़े के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी जो है 10 रुपये का नोट मिल जाता है, और उससे उसकी आंखों में एकदम वो मतलब उसकी आंख चमक आ जाती है उसकी आंखों में जब वो ये बात बताता है। और कहता है कि कभी कभी ऐसा लगता है, समटाइम्स यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, कि कभी कभी एक चांदी का सिक्का भी उसमें मिल जाता है, तो वो उस ढेर में बीनना नहीं छोड़ते, बल्कि इस उम्मीद के साथ कि उनको उससे भी ज़्यादा कुछ और इसमें मिल सकता है, तो वो और बड़ी तन्मयता के साथ उसमें कूड़ा बीनना शुरू कर देते हैं। बच्चों के लिए इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, कि बच्चों के लिए जो है गार्बेज का अर्थ दूसरा है और बड़ों के लिए दूसरा है। जो उनके पेरेंट्स के लिए है वो अर्थ नहीं है। बच्चों के लिए तो ये ऐसा एक वंडर है, एक सरप्राइज़ है, जो कि उनको और भी ज़्यादा एक उनके लिए बच्चों के लिए सरप्राइज़ है। पता नहीं वो ढूंढते रहेंगे तो उनको क्या मिलेगा, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए तो ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जीविका का एक साधन है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. और साहिब कहता है कि एक बार सर्दियों में उसकी पड़ोस में जो एक क्लब था जिसमें टेनिस का कोर्ट था, उसके गेट पर मैं देखती हूँ कि साहिब खड़ा हुआ होता है
और जो उस कोर्ट के अंदर दो लड़के हैं, युवक हैं, जो कि सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और उनको देखता है, वो टेनिस खेल रहे होते हैं। और फिर वो बताता है राइटर को कि उसको ये खेल बहुत ही पसंद है और वो बड़ी ही कंटेनमेंट के साथ, बड़ी संतुष्टि के साथ उस फेंस के पीछे, फेंस का मतलब बाड़ के पीछे से देखता है, उस उनके मैच को देखता है, उस खेल को देखता है। और देखते हुए जो है राइटर को ये बात बताता है और कहता है कि जब कोई भी नहीं होता आसपास, तब वो गेट कीपर से पूछकर वो अंदर चला जाता है और स्विंग का मतलब झूला, और वो झूला झूलता है। साहिब टू इज़ wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. और साहिब जो था उसने भी टेनिस शूज़ पहने हुए थे, और वो जो टेनिस शूज़ उसने पहन रखे थे वाइट कलर के, वो उसके गंदे मैले और फटे कपड़ों पर बड़े ही अजीब लग रहे थे। उसको शायद किसी ने दिए होंगे ये शूज़, लेकिन उसके लिए तो ये एक सपना सा था जूते पहनना, क्योंकि जिसने कभी पहने ही नहीं और उसको इस तरीके से मिल जाते हैं जूते। और ये जो शूज़ थे उसको किसी ने दिए थे, और वो इसलिए दिए थे क्योंकि उसमें एक होल हो गया था और वो फट गए थे। लेकिन साहिब जैसे बच्चे के लिए तो ये शूज़ होना, चाहे उसमें फिर होल ही क्यों ना हो, एक सपने का साकार होने जैसा था। और अब जो है वो उस गेम को बड़ी ही मन लगाकर जो है देख रहा था, जिस गेम को, लेकिन शूज़ उसको मिल गए थे, उसकी पहुंच में आ गए थे, लेकिन ये खेल खेलना उसकी पहुंच से अभी भी बाहर था। This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. उस दिन सुबह जो है साहिब जब नरेटर को मिलता है, राइटर को मिलता है, तो देखती है कि उसने एक कैनिस्टर ले रखा है, एक बड़ा सा स्टील का डिब्बा ले रखा है। और वो उसको बताता है कि अब वो एक टी स्टॉल के ऊपर काम करता है, जिसमें उसको 800 रुपये मिलते हैं, और उसको खाने का, दिन में जो खाना खाता है 2 टाइम, वो उसको खाना भी देते हैं। फिर राइटर उसको पूछती है कि क्या तुम अपने काम से सेटिस्फाइड हो, तुम्हारे काम अच्छा है? तो वो लेकिन फिर अचानक से जो उसका केयर फ्री लुक, जितना वो पहले रहता था फ्री, वो उसका जो चेहरा था उससे गायब हो जाता है, क्योंकि अब जो है, क्योंकि वो जो टी स्टॉल का मालिक है उसके हिसाब से काम करता है, वो जितना कहता है उतना ही उसको काम करना पड़ता है। और लास्ट में राइटर्स कहती हैं कि नाउ साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि अब वो अपना खुद का मालिक नहीं है, किसी दूसरे के अधीन उसको काम करना पड़ रहा है। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी ऑफ साहिब।